हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दयासागर दुबे। आज हम देखेंगे थ्योरी ऑफ सप्लाई। सप्लाई इज अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ सेलर इज प्रिपेयर टू सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग सम पर्टिकुलर टाइम। इसमें तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, और सेलर रेडी होना चाहिए एक प्राइस पॉइंट पे, और ये एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक दिन में 10 किलो आटा 25 रुपये के हिसाब से, यहाँ पे 10 किलो आपकी क्वांटिटी आ गई, 25 रुपये एक सेलर इस रेट पे सेल करने के लिए तैयार है, और एक दिन में ये आपका ड्यूरेशन आ गया, टाइम पीरियड। सप्लाई इज़ अ डिज़ायर्ड क्वांटिटी। इसका मतलब होता है कि प्रोड्यूसर कितना प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन एक्चुअल में उसका कितना बिका है वो सप्लाई नहीं होती है, वो क्वांटिटी सेल हो गया। सेकेंड पॉइंट, सप्लाई हमेशा प्राइस के रेफरेंस पे होगी। अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो सप्लाई ज़्यादा होगी, प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम होगी, क्योंकि ज़्यादा प्राइस वाली चीज़ों में प्रोड्यूसर को ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है और कम प्राइस की चीज़ों में कम प्रॉफिट मिलता है। सप्लाई इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट, यानी ये एक पर्टिकुलर टाइम में नापा जाता है, जैसे पर डे, पर वीक, पर मंथ या फिर पर ईयर। फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई, पहला आपका आता है प्राइस, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर आपके प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज होगा तो आपकी सप्लाई इंक्रीज होगी, और अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। सेकेंड, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज़, अगर अदर कमोडिटीज़ के प्राइस बढ़ेंगे तो हम उनकी सप्लाई बढ़ा देंगे, और करंट कमोडिटी की सप्लाई हम कम कर देंगे। थर्ड, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, अगर रिलेटेड कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो हम उसकी सप्लाई बढ़ाएंगे, और अगर रिलेटेड कमोडिटी का प्राइस कम होता है तो हम उसकी सप्लाई कम कर देंगे। रिलेटेड गुड्स का मतलब होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री या फिर सप्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री में आते हैं आपकी टी एंड कॉफ़ी। अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ता है तो हम कॉफ़ी की सप्लाई बढ़ा देंगे, टी की कम कर देंगे, और अगर टी के प्राइस बढ़ते हैं तो हम टी की सप्लाई बढ़ा देंगे। सप्लीमेंट्री गुड्स में जैसे कार पेट्रोल, अगर कार के प्राइस बढ़ते हैं तो हम कार की सप्लाई बढ़ा देंगे। फोर्थ जो सप्लाई को अफेक्ट करता है वो गोल ऑफ द फर्म। अगर आपका गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो आप हाई प्राइस पे हाई क्वांटिटी सेल करोगे, और अगर फर्म का गोल सेल्स मैक्सिमाइजेशन है तो वो सेम प्राइस पे ही हाई क्वांटिटी सप्लाई करेंगे ताकि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट सेल हो सके। नेक्स्ट आपका आता है प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस बढ़ते हैं, यानी आपकी अब कॉस्ट ज़्यादा आएगी, तो आप सप्लाई कम कर दोगे क्योंकि आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, और अगर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है तो आप सप्लाई इंक्रीज कर दोगे क्योंकि अब आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आप इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे तो आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाओगे, तो आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी, और अगर आप ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे तो आपकी सप्लाई कम हो जाएगी। डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट सप्लाई, या फिर कह सकते हैं फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट सप्लाई। पहला आता है नंबर ऑफ प्रोड्यूसर। अगर नंबर ऑफ प्रोड्यूसर ज़्यादा है तो ज़्यादा सप्लाई होगी, अगर नंबर ऑफ प्रोड्यूसर कम है तो सप्लाई कम होगी। एक मार्केट है जिसमें पहले 2 लोग सप्लाई करते थे तो एक सप्लाई थी, अगर 4 लोग हो जाएंगे तो सप्लाई बढ़ जाएगी, अगर 4 लोग थे तो 2 लोग हो जाएंगे तो सप्लाई कम हो जाएगी। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस, यहाँ पर आप एक प्रोड्यूसर हो तो आपको उसकी तरह सोचना है। अगर आपको पता चले जो कमोडिटी आप सेल करते हो उसका प्राइस बढ़ने वाला है तो आप उसे आज होल्ड करके रखोगे, और जब प्राइस बढ़ जाएगा तब आप उसे सेल करोगे ताकि आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। लेकिन अगर आपको पता चले कि आपके कमोडिटी का प्राइस कम होने वाला है तो आज ही आप उसको सेल करने की कोशिश करोगे, क्योंकि अगर उसका प्राइस कल को कम हो गया तो आपको लॉस होने वाला है। थर्ड पॉइंट, टैक्सेस एंड सब्सिडी। अगर आपकी कमोडिटी पे टैक्स लगाया जाएगा तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो आप उसकी सप्लाई कम कर दोगे। लेकिन अगर आपका टैक्स कम हो जाता है तो आप उसकी बढ़ा दोगे सप्लाई, क्योंकि अब आपको प्रॉफिट उसमें ज़्यादा होने वाला है। अगर आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए सब्सिडी मिलती है तो आप उसकी सप्लाई बढ़ा दोगे क्योंकि आपको उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आपकी सब्सिडी जो आपको मिलती थी वो हटा दी जाए तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा और आप सप्लाई कम कर दोगे। फोर्थ पॉइंट, नेचुरल फैक्टर्स जैसे कि रेनफॉल या फिर क्लाइमेट। इन फेवर में होगा तो आपकी सप्लाई बढ़ेगी। जैसे आपके पास एक पीस ऑफ लैंड है जिसमें आप गेहूँ उगा रहे हो, और अगर अच्छी खासी रेन होती है तो आपको ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा, तो आप ज़्यादा सप्लाई कर पाओगे। लेकिन अगर बारिश होती ही नहीं है तो आपकी प्रोडक्शन कम होगी और आप सप्लाई भी कम कर पाओगे। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन अच्छा होता है वहाँ पे हम जल्दी जल्दी ज़्यादा सप्लाई कर पाते हैं। लेकिन जहाँ पे टूटी फूटी रोडें होती हैं, जहाँ पे कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाता, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन नहीं है या इंटरनेट नहीं है, वहाँ पे आपको सप्लाई करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है।
लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स सप्लाई। आपकी कमोडिटी की प्राइस अगर बढ़ती है तो आपकी सप्लाई बढ़ती है, अगर आपकी कमोडिटी की प्राइस कम होती है तो आपकी सप्लाई कम होती है। इसको आप एक डायरेक्ट रिलेशनशिप कहते हो। द सप्लाई ऑफ कमोडिटी इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन इट्स प्राइस एंड डिक्रीज विद द फॉल इन इट्स प्राइस प्रोवाइडेड अदर थिंग बीइंग इक्वल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपकी अदर फैक्टर जो अफेक्टिंग करते हैं आपकी सप्लाई को वो आपके कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है रिजर्व प्राइस की। रिजर्व प्राइस वो प्राइस होता है जहाँ पे प्रोड्यूसर इसके नीचे सेल नहीं कर सकता है। एक प्रोड्यूसर की एक कॉस्ट आती है, अगर वो उसके नीचे सेल करता है तो उसे लॉस होता है, और हमारा उद्देश्य यहाँ पे प्रॉफिट कमाना है। तो एक प्राइस आता है जिसके नीचे वो सेल नहीं करेगा, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं रिजर्व प्राइस। तो आप ये जो आप इतना एरिया देख रहे हैं ये आपका रिजर्व प्राइस कहला रहा है। इससे नीचे वो नहीं सेल करेगा, इसीलिए उसका स्टार्टिंग प्राइस ही यहाँ से होगा, इसके ऊपर से ही वो अपनी सप्लाई लाइन को स्टार्ट करेगा। सप्लाई का ग्राफ इस तरीके का दिखता है। सप्लाई शेड्यूल, इंडिविजुअल सप्लाई, यहाँ पे आपको प्राइस दिया हुआ है और यहाँ पे आपको क्वांटिटी सप्लाई दी हुई है। जब आपका प्राइस 2 रुपये था तब आप 20 यूनिट सप्लाई करते थे, जब 3 हुआ तो आप 40 यूनिट करने लगे, जब आपका प्राइस 4 हुआ तो आप 60 यूनिट सप्लाई करने लगे। ये दिखाता है कि किस तरीके से प्राइस बढ़ रहा है और आप क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज कर रहे हो। ये एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 रुपये से आपकी स्टार्टिंग हुई है और ये आपका रिजर्व प्राइस रहेगा, इससे नीचे आप सेल नहीं करोगे, इसलिए आपका ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ है। वहाँ पे आप 20 यूनिट सेल कर रहे हो और फिर 3 रुपये पे आप 40 यूनिट सेल कर रहे हो। तो ये आपका इंडिविजुअल सप्लाई का ग्राफ है। इसके बाद आता है आपका मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई में आपके एक से ज़्यादा प्रोड्यूसर होते हैं। यहाँ पे पहला एक ही प्रोड्यूसर था जो सप्लाई कर रहा था, अब आपके एक से ज़्यादा प्रोड्यूसर है। जैसे 2 रुपये पे आप 10 यूनिट सप्लाई कर रहे हो और दूसरा प्रोड्यूसर है वो 20 सप्लाई कर रहा है, तो दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तो आपकी जो सप्लाई आएगी वो आएगी 30। तो ये आपकी मार्केट सप्लाई हो जाती है। थर्ड जब आपका प्राइस है 3 रुपये तब आपने 20 यूनिट सप्लाई की, नेक्स्ट प्रोड्यूसर ने 30 यूनिट सप्लाई की, तो टोटल सप्लाई जो जाती है आपकी 50 हो जाती है और ये मार्केट सप्लाई आती है। मार्केट सप्लाई कर्व, प्रोड्यूसर ए जिसका सप्लाई कर्व ये है और प्रोड्यूसर बी जिसका सप्लाई कर्व ये है। पहला प्रोड्यूसर 2 रुपये पे 10 यूनिट सेल कर रहा है, सेकेंड प्रोड्यूसर 2 रुपये पे 20 यूनिट सेल कर रहा है। तो अब जब हम इसको कंबाइन कर देंगे तो आपकी 2 रुपये पे 30 यूनिट सप्लाई की मार्केट सप्लाई आ जाएगी। तो ये आपका मार्केट सप्लाई का कर्व है। इसके बाद आते हैं आपके अजम्पशंस। किसी भी लॉ को काम करने के लिए कुछ चीज़ें हमें माननी पड़ती हैं, जैसे कि यहाँ पे नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी आपके अदर फैक्टर्स जितने भी हैं वो सारे कांस्टेंट रहेंगे। आप इन अजम्पशंस को अगर ढंग से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा जो फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट रहेंगे। सिर्फ आपके प्राइस के बल पे ही आपकी सप्लाई को डिफाइन किया जा रहा है। तो नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, नो चेंज इन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, नो चेंज इन द गोल ऑफ फर्म, नो चेंज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, नो चेंज इन फ्यूचर प्राइस ऑफ कमोडिटी। एक्सेप्शंस टू द लॉ, किसी भी लॉ के कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस ज़रूर होते हैं। जैसे कि पहला लेबर सप्लाई। इनिशियली जब आप लेबर सप्लाई में वेजेस को बढ़ाओगे तो ज़्यादा लोग आएंगे काम करने के लिए, लेकिन एक टाइम के बाद अगर आप पैसे बढ़ाते भी हो तो भी कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि लेबर का काम ऐसा होता है कि उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और जब आदमी के पास ज़्यादा पैसा हो जाता है तो वो लेबर का काम बिल्कुल नहीं करेगा। तो इसलिए आप ऐसा नहीं है कि पैसे बढ़ाते जाओगे आपको लेबर ज़्यादा मिलते जाएंगे, लोगों के पास पैसा हो जाएगा वो लेबर का काम छोड़ देंगे। सेकेंड पॉइंट आता है आपका पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स वो होते हैं जिनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा नहीं होती, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, सब्जियां, फ्रूट्स, इनको आप ज़्यादा दिन तक होल्ड करके नहीं रख सकते, तो एक प्रोड्यूसर को इन्हें सेल करना ही पड़ता है। अगर वो ज़्यादा दिन तक इसको रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा और उसकी वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका गुड्स ऑफ ऑक्शन। ऑक्शन में जो सामान बिकता है वो लिमिटेड होता है, इसलिए लोग उस पर बिड करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ऑक्शन में हाई प्राइस मिल रहा है तो आप उसकी सप्लाई बढ़ा दोगे। आपका लॉ कहता है कि अगर आपको हाई प्राइस मिलता है तो आपको सप्लाई बढ़ानी है, लेकिन आप यहाँ पे सप्लाई नहीं बढ़ा सकते। डिस्पोजल ऑफ ओल्ड स्टॉक, आपको अगर अपना स्टॉक क्लियर करना है तो आपको उसको उसी रेट में या फिर उससे सस्ते में ज़्यादा सेल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप सप्लाई तो बढ़ा रहे हो लेकिन आप प्राइस नहीं बढ़ा रहे हो, और लॉ कहता है कि आपको क्वांटिटी सप्लाई तभी बढ़ानी है जब आपका प्राइस ज़्यादा हो। तो यहाँ पे लॉ के हिसाब से काम नहीं कर रहा है। आपका लास्ट पॉइंट आता है रेयर गुड्स।
जो चीज़ें रेयर होती हैं उनकी डिमांड हमेशा हाई होती है, और उनके प्राइस ज़्यादा होने की वजह से भी हम उनकी सप्लाई नहीं बढ़ा पाते, क्योंकि उनकी सप्लाई ही लिमिटेड है। जैसे डायमंड हो गया, आप कितना भी उसे चाहो, आप उसकी सप्लाई नहीं बढ़ा सकते। जितना आप माइन से निकाल पा रहे हो, जितनी रेट है उसकी सप्लाई की, आप उसी हिसाब से सप्लाई कर पाओगे। चेंज इन सप्लाई, इसमें दो एस्पेक्ट आते हैं आपके, एक तो शिफ्ट और दूसरा मूवमेंट। तो पहले हम देखेंगे मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व। मूवमेंट हमेशा जब आपके प्राइस में चेंज आती है तब होता है, और जब अदर फैक्टर्स में चेंज आता है तब आपका शिफ्ट होता है। प्राइस वहाँ पे कांस्टेंट होता है, यहाँ पे अदर फैक्टर कांस्टेंट होते हैं। मूवमेंट में दो केस होते हैं आपके, एक एक्सटेंशन का, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन का। एक्सटेंशन मतलब इंक्रीज करना। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले प्राइस P था और फिर प्राइस P1 आ गया। यहाँ पे आपके प्राइस में इंक्रीज हो रहा है, तो आपकी सप्लाई में भी इंक्रीज हो रहा है। ये आपका सप्लाई का कर्व है। तो यहाँ पे जो आपकी ये सप्लाई की जो लाइन है, इसमें पहले पॉइंट ए पे आपके सप्लाई थी, और फिर वहाँ से एक्सटेंशन होके यानी बढ़ करके उसी ग्राफ में आपके पॉइंट बी पे पहुँच चुकी है आपकी सप्लाई। तो इसको आप कहते हो एक्सटेंशन इन सप्लाई, यानी पहले आपकी सप्लाई S थी, अब S1 हो गई है। तो इतना इसमें इंक्रीज हुआ है सप्लाई में, इतना एक्सटेंशन हुआ है, और आपके प्राइस में भी यहाँ पे एक्सटेंशन हुआ है। प्राइस इंक्रीज करता है और अदर थिंग्स बीइंग इक्वल रहती हैं या फिर अनचेंज रहती हैं। फिर आपका आता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में आपका प्राइस जो है वो चेंज होके डिक्रीज में आ जाता है। जैसे कि पहले आपका प्राइस P था और फिर वो डिक्रीज होके P1 हो गया। तो जब आपका प्राइस चेंज करेगा यानी प्राइस डिक्रीज करेगा, तो आपको सप्लाई भी आपकी डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पे आपके जो S1 से आपका S आ गया, तो यहाँ पे जो आपकी सप्लाई थी वो थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि आपका प्राइस कम हो गया है। लॉ ऑफ सप्लाई कहता है जब आपका प्राइस बढ़ता है तो आपकी सप्लाई बढ़ती है, जब आपका प्राइस कम होता है तो आपकी सप्लाई कम होती है। तो ये उसी लॉ के ऊपर आपका सप्लाई कर्व है। यहाँ पे पहले आपकी सप्लाई पॉइंट ए पे थी, अब आपकी पॉइंट बी पे आ गई है। इसे आप कहते हो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। यहाँ पे सिर्फ प्राइस डिक्रीज होता है, अदर थिंग बीइंग इक्वल होती है। अब देखते हैं शिफ्ट इन सप्लाई। मैंने कहा था दो चीजें होती हैं, एक मूवमेंट और एक शिफ्ट। मूवमेंट हमेशा प्राइस की वजह से होता है और शिफ्ट आपके अदर चीजों की वजह से होता है, जो अदर फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाईज हैं। यहाँ पे प्राइस अनचेंज होता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि पहले आपका प्राइस P1 था, ठीक है, तो यहाँ पे पहले आपकी सप्लाई थी A पे, ठीक है, या फिर कह सकते हो आप पॉइंट A पे सप्लाई थी आपकी S। अब आपका प्राइस तो वही है, लेकिन आपका जो कर्व है वो शिफ्ट होके S1 आ गया है, नया कर्व आ गया है यहाँ पे, और आपकी जो सप्लाई है वो पॉइंट B पे पहुंच चुकी है यहाँ पे। तो यानी आपकी सप्लाई S से S1 हो गई है उसी कर्व में। और अगर आप P1 देखो प्राइस का, तो इसमें पहले आपका अगर इस कर्व पे पॉइंट ये आता, यानी आपकी सप्लाई कहीं यहाँ पे होती, और फिर आपकी सप्लाई इंक्रीज करने की वजह से, देखो ये कई रीजंस की वजह से हो सकता है। तो उसके रीजंस हो सकते हैं कि आपके सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस में फॉल आ जाए तो आप अपने प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ा दो, आपकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए तो आप सप्लाई बढ़ा सकते हो सकता है आपके फैक्टर इनपुट में, आपके यानी रॉ मटेरियल में, फैक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, उसमें आपके थोड़ी कमी आ गई हो, तो उसकी वजह से आप अपनी सप्लाई बढ़ा रहे हो। आपको आपकी एक्सपेक्टेशन हो फॉल इन प्राइस की आगे चल के, तो आप अभी अपनी सप्लाई बढ़ा रहे हो ताकि आपको आगे चल के लॉस ना हो। आपको सब्सिडी मिल गई हो या फिर रिडक्शन इन टैक्स हो, तो इसकी वजह से आप अपनी सप्लाई बढ़ा दोगे। आपका गोल चेंज हो जाए फ्रॉम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से सेल्स मैक्सिमाइजेशन पे, यानी आप अब ज़्यादा सेल करना चाहते हो तो आप अपनी सप्लाई बढ़ा दोगे। यहाँ पे आप नोटिस करोगे कहीं पे भी आपको प्राइस मेंशन नहीं है कि आपका पर्टिकुलर उस कमोडिटी का जो आप बेच रहे थे उसका प्राइस में कोई चेंज आया, उसके प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, जो अदर फैक्टर्स हैं उनमें चेंज आया। फिर आता है आपका डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई में आपका जो शिफ्ट है वो लेफ्टवर्ड हो जाता है। आप इस सप्लाई में देखोगे तो यहाँ पे इसका ये लेफ्ट है, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हमेशा आपका डिक्रीज होता है, और पहले हमने देखा था राइटवर्ड शिफ्ट, तो वो यहाँ पे इस साइड पे शिफ्ट हो रहा था तो वो इंक्रीज था। इसमें भी आपका प्राइस कांस्टेंट रहता है, लेकिन आपकी जो सप्लाई है वो आपकी बैकवर्ड हो जाती है कुछ कारण से। जैसे कि पहले यहाँ पॉइंट ए पे आपकी सप्लाई थी S, ठीक है, उसके बाद आपका प्राइस वही है सेम, लेकिन आपका जो कर्व है वो शिफ्ट कर गया है बैकवर्ड, और उसकी वजह से आपकी सप्लाई पॉइंट बी पे आ गई है यानी S1 पे। तो यहाँ पे ये आपका डिक्रीज हो गया इन सप्लाई। अब इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं कि आपका सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस में राइज आ जाए तो आप उसकी सप्लाई ज़्यादा करने लग जाओगे, यानी जो आप अपनी कमोडिटी बना रहे हो उसकी सप्लाई कम कर दोगे।
आप जो यूज़ कर रहे हो टेक्नोलॉजी काफ़ी आउटडेटेड हो चुकी है, तो वो अब प्रोडक्शन और कम कर रही है। आपके फैक्टर इनपुट जैसे कि आपका जो रॉ मटेरियल है उसके प्राइस बढ़ जाते हैं। जब उसके प्राइस बढ़ जाएंगे तो आपको वो महंगा पड़ने लगेगा, आपका प्रॉफिट कम होगा तो आप उसकी सप्लाई कम कर दोगे। आपको पता चल जाए कि आपका जो प्रोडक्ट है उसके प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो आज उसे आप होल्ड कर लोगे, उसकी सप्लाई कम कर दोगे ताकि आप उसको फ्यूचर में ज़्यादा पैसे में बेच पाओ। अगर आपकी जो सब्सिडी आपको मिलती थी वो हटा दी जाए या फिर आप पे ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए जाएँ तो भी आप उसकी सप्लाई कम कर दोगे। अगर आपका गोल चेंज हो जाए सेल मैक्सिमाइजेशन से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे, तो आप चाहोगे कि आप ज़्यादा प्राइस पे ज़्यादा क्वांटिटी सेल करो, आप उसी प्राइस पे ज़्यादा क्वांटिटी सेल नहीं करोगे, तो आप थोड़ी सी कम कर दोगे।